हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। एक और समरी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज CFA लेवल 1 कॉर्पोरेट इशूअर्स। आज हम जिस लर्निंग मॉड्यूल को कवर करने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। दिस इज मोर अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर in a company. It could be shareholders and the other stakeholders, जिसमें employees, government and much more stakeholders आते हैं. It's a very good learning and इस पूरी learning को हम summarize करने जा रहे हैं in about 15 to 20 minutes. हमेशा की तरह this video will be helpful for anybody who is starting off with this learning module or somebody who has completed this learning module and looking to revise this in a very short span of time. ये दोनों के लिए वैलिड है, तो आप दोनों प्री फैक्टो एंड पोस्ट फैक्टो इसको देख सकते हैं. शुरुआत करते हैं विद अवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम. ये हमारा पहला लर्निंग आउटकम जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कंपेयर द फाइनेंशियल क्लेम्स एंड मोटिवेशंस ऑफ लेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स. सो वी आर प्राइमरीली गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विटी एंड डेट और उनके सारी बातें उनके बारे में कवर करेंगे. सबसे पहले हम लेंडर्स के बारे में मोटा मोटा बात कर रहे हैं. लेंडर्स क्या करते हैं? लेंडर्स बिजनेस को पैसे देते हैं. दे प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी बट दे प्रोवाइडेड फॉर अ फिक्स्ड मेच्योरिटी, यानी एक समय के बाद दे विल टेक अवे देयर मनी, रिडेम्पशन हो जाएगा उसका. एंड दे हैव प्रायोरिटी ऑफ क्लेम अगेंस्ट एसेट्स एंड कैश फ्लोज. इसका मतलब ये है कि कल को अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो सबसे पहले एसेट्स का जो भी प्रोसीड्स मिलेगा उस पर पहला हक किसका है? दैट इज ऑफ द डेट प्रोवाइडर्स. एंड सिमिलरली अगर कैश फ्लो कभी कोई कंपनी कमाती है तो उस कैश फ्लो पे भी सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट होता है. सो दे हैव प्रायोरिटी क्लेम्स अगेंस्ट बोथ एसेट्स एज वेल एज कैश फ्लोज. नंबर थर्ड, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर टैक्स डिडक्टेबल विच मेक्स कॉस्ट ऑफ डेट चीपेस्ट. किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको बताना चाह रहा हूं, कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, यानी कि इंटरेस्ट पे करने की वजह से टैक्स में कमी आती है, वो एक खर्चा गिना जाता है. टैक्स की पेमेंट कम होती है तो जाहिर सी बात है बिजनेस को उससे फायदा भी हो जाता है. So that makes the cost of debt cheapest option of all. Next, increasing debt increases risk for equity investors. This is a potential problem related to solvency. अगर एक कंपनी में बहुत ज्यादा डेट होता है तो सॉल्वेंसी इश्यूज क्रॉप अप करते हैं, जिससे कि एक इन्वेस्टर को, एक शेयर होल्डर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. नंबर थर्ड, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर ना के बराबर है बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डेट प्रोवाइडर्स. तो ऐसे में ये कंपनी कैसे चलेगी, वोटिंग राइट्स वगैरह इनके पास में कोई खासा नहीं होती है. नेक्स्ट, प्राइवेट डेट होल्डर्स जो होते हैं जैसे कि बैंक्स एंड अदर डायरेक्ट लेंडर्स, इनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है टू मैनेजमेंट एंड ऑल्सो सम नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन विच मे नॉट बी ट्रू फॉर पब्लिक डेट होल्डर्स. पब्लिक डेट होल्डर्स होते हैं जो लोग पब्लिक में से ही होते हैं बट दे इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी और बॉन्ड्स ऑफ द कंपनी. तो इनमें क्या होता है, आपके मेरे जैसे लोग कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं बट हाउ फार डू वी नो अबाउट दैट कंपनी? वी नो वेरी लेस अबाउट दैट कंपनी. जितना हमें डिस्क्लोजर्स दिया गया है, जितना हमारे सामने डिस्क्लोज किया गया है, ओनली दैट इज नोन टू अस. बट इन केस ऑफ डायरेक्ट लेंडर्स और प्राइवेट लेंडर्स, ये लोग कंपनी के बारे में ज्यादा जानते हैं. खास करके बैंक्स टाइम टू टाइम कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्थिति है, जो भी हालात है, उसको जानती रहती है. तो दे हैव मोर इंफॉर्मेशन देन अस. ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल क्लेम ऑफ इक्विटी होल्डर्स. इक्विटी होल्डर्स पहला तो कंपनी को परमानेंट कैपिटल देते हैं. सो इक्विटी होल्डर्स आर शेयर होल्डर्स, दे प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल. नेक्स्ट, दे हैव डिस्क्रिशनरी कैश डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब ये है दैट द कंपनी इफ सो विशेस कैन डिस्ट्रीब्यूट कैश टू देम, डिविडेंड्स टू देम, और अदरवाइज नहीं भी देगा. ये सेम चीज इंटरेस्ट के लिए लागू नहीं होती है. फॉर इंटरेस्ट द पेमेंट हैज टू बी मेड बट फॉर डिविडेंड्स इट इज अप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिसाइड कि कितना डिविडेंड देना है. सो डिविडेंड पेमेंट इज डिस्क्रिशनरी. नंबर टू, रेजिडुअल क्लेम होता है इनका. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कल को अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो एसेट्स का सबसे पहले जो क्लेम आएगा या एसेट्स के ऊपर जो सबसे पहला प्रायोरिटी आएगा वो आएगा डेट का, फिर आएगा प्रेफर्ड क्लास का और फिर आएगा कॉमन क्लास का. तो जो बचा वो आपको मिलेगा. So we can say that you have a residual claim here. Next, obviously इनके पास voting rights होती है. voting rights सारे important resolutions के लिए तो होती ही है. It could be a ordinary resolution or a special resolution. इसके अलावा board of directors के election पे भी ये voting rights exercise करते हैं. कौन? shareholders. So shareholders typically vote for every significant matter of the company. Third, we have greater potential for रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर होल्डर हो तो कंपनी का शेयर अगर एक्सप्लोड किया तो यू विल मेक मनी अलोंग विद इट. सो दैट इज आल्सो गोइंग टू हैपन. एंड पोटेंशियल डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, वो तो हो सकता है कल को अगर कंपनी ने नया फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स निकाला, यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और नए शेयर्स इशू हो गए बाजार में और आपने उन नए शेयर्स को नहीं खरीदा तो आपका जो परसेंटेज ओनरशिप है इन द कंपनी दैट विल गो डाउन. इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो ऑब्वियसली देयर आर प्लेंटी ऑफ मूवीज. आई थिंक सोशल नेटवर्क वाज अ ग्रेट मूवी जहां पे आप ये सब चीजें समझ सकते थे कि कैसे डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप हो सकती है.
नेक्स्ट वी हैव डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में इशूअर का पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। व्हेन अ कंपनी इज इशूइंग डेट देन दैट कंपनी इज एन इशूअर। तो वो डेट इशू करते वक्त उसके पहले दिमाग में ये रहता है क्यों इशू कर रहे हैं, बिकॉज इट विल कॉस्ट लेस। नंबर टू, यहाँ पे हायर रिस्क और रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं क्योंकि आप डेट इशू कर रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ, I would say, caveats can come with it, a lot of constraints can come with a debt issue। तो वो एक setback होता है। इसके अलावा रिस्क ज्यादा होती है because as more and more debt is being taken up, the company has more and more financial leverage, and ज्यादा financial leverage किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल होता है। सो इफ आई एम एन इन्वेस्टर एंड इफ आई एम गिवन एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स, आई वुड चूज शेयर्स बिकॉज शेयर्स में अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। इन केस ऑफ डिबेंचर्स आई विल ओनली गेट इंटरेस्ट, सो देयर इज लिमिटेड पोटेंशियल जो है बहुत कम है। एंड प्रायोरिटी क्लेम है जो कि एक एडवांटेज जरूर है कि कल को कंपनी कुछ हुआ कंपनी को तो मेरे को पहले पैसे मिलेंगे। सो प्रायोरिटी ऑफ क्लेम भी एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पार्ट है। And finally, financial leverage can amplify the shareholders returns, which is true। आपका ROE, return on equity, can go up। ये DuPont analysis में हम लोग सीखते हैं कि how financial leverage can drive the ROE value, but at the same time it can also drive the variability of ROE as well। So दोनों ही चीजें सर, financial leverage को दो धारी तलवार ऐसे ही नहीं कहते। नेक्स्ट अप इज इक्विटी फाइनेंसिंग। इसके भी रिस्क और रिटर्न के बारे में जानेंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग में इशूअर क्यों इशू करना चाहता है, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब आप कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसको परमानेंट कैपिटल मिलता है, तो परमानेंट कैपिटल को वापस चुकाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कैन कम विद इट। लेकिन वहीं पे अगर इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो अनलिमिटेड रिटर्न्स के लिए भी जा रहा है एंड रेजिडुअल क्लेम के लिए भी जा रहा है। यानी कल को कुछ हुआ, कंपनी डूब गई, तो डूबने के बाद जो बचे का उचा होगा वही मिलेगा। बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी ने अच्छा किया तो हमें अनलिमिटेड गेन्स भी हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट से कंपेयर करें तो इट इज रिलेटिवली हाई, एंड दैट इज ऑल्सो हाई बिकॉज द इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। सो ये हैं कुछ इक्विटी और डेट के मैं कह सकता हूं रिस्क एंड रिटर्न के पर्सपेक्टिव्स। अगर हम बात करें आगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लेंडर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स की भी एक कहानी है, जहां पे ये बात है कि भाई जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो फेवर करते हैं रिस्कियर स्ट्रैटेजीज को, एंड दे ऑल्सो एनकरेज कंपनी टू यूज मोर एंड मोर डेट। वाई वाई वाई? बिकॉज डेट लेने से फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा, फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी के रिटर्न्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। सो यस, दैट इज एन एडवांटेज। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑल्सो रिलेटिवली चीपर। तो शेयर होल्डर तो चाहेगा कि भाई तुम ज्यादा रिस्क ले, क्योंकि खोने को मेरे पास सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट है लेकिन कमाने को मेरे पास कुछ भी है, जहां तहां मैं कमा सकता हूं। सो ऑब्वियसली शेयर होल्डर तो कंपनी को यही बोलेगा कि गो एंड टेक मोर एंड मोर डेट, टेक लेवरेज, टेक रिस्क, डू समथिंग, क्योंकि शेयर होल्डर वही चाहता है। बट ऑन द कॉन्ट्रारियन साइड कोई भी लेंडर ये नहीं चाहेगा। लेंडर बोलेगा भाई तुम संभल के काम कर, तुम कम पैसा लोन में ले लेकिन चुकाने लायक स्थिति में रहना। सो जाहिर सी बात है बॉन्ड होल्डर्स वुड प्रायोरिटाइज डेट रीपेमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ओवर द रिस्क दैट द शेयर होल्डर्स वांट टू टेक। तो दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? एकदम है, शेयर होल्डर और लेंडर में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा रिस्क देखना चाहता है? शेयर होल्डर्स। डेट होल्डर्स ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके से चलना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, जिसमें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक कंपनी के स्टेक होल्डर ग्रुप्स को और उनके इंटरेस्ट को। तो सारे के ऊपर में हम आएंगे। सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम by which a company is directed and controlled to define stakeholders responsibilities and reduce conflict between the management and shareholders। so basically ये पूरा एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिजाइन किया गया है कि कंपनी को कुछ इस तरह से चलाओ कि स्टेक होल्डर्स के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम अदा करें, एट द सेम टाइम मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच की जो लड़ाई है उसको थोड़ा कम करें। आप कहेंगे लड़ाई तो अभी आप शेयर होल्डर्स और बात किए लेंडर्स के बीच में है, अब आप बोल रहे हैं लड़ाई मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में भी है। द आंसर इज यस, यही तो पूरा लर्निंग मॉड्यूल है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अराइज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले इसमें हम एक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पहली थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं शेयर होल्डर थ्योरी। Here, your focus is only for the benefit of the shareholders। आप शेयर होल्डर के अलावा और किसी को नहीं देख रहे हो। So here, your target is कि भैया हमको कॉमन इक्विटी का जो शेयर प्राइस है उसको बढ़वाना है। Now, this can be viewed as maximization of wealth, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ते हैं, एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे कंपनी हर हालत में यही देख रही है कि भाई हमको अपना ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है, और अगर ईपीएस मैक्सिमाइज होगा तो शेयर प्राइस भी मैक्सिमाइज होगा। सो यही अप्रोच लेकर के कंपनी चल रही है। दिस इज नोन एज शेयर होल्डर थ्योरी। एंड यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करना है हमको बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स, यानी कि हमको सिर्फ शेयर होल्डर और मैनेजर के बीच की जो लड़ाई है उसको कम से कम करना है। ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है।
बट व्हेन इट कम्स टू योर स्टेक होल्डर थ्योरी, तो यहाँ कहानी बदल गई। यहाँ आप शेयर होल्डर थ्योरी के बियॉन्ड सोच रहे हो। यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट योर शेयर होल्डर्स, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द अदर स्टेक होल्डर्स। कौन कौन स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? इट कुड बी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, मेनी मोर। तो स्टेक होल्डर थ्योरी शेयर होल्डर थ्योरी से थोड़ी ज्यादा ब्रॉडर है, थोड़ी क्या काफी ज्यादा ब्रॉडर है। एंड यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर की बात नहीं सुन रहे हो आप बाकी सारे स्टेक होल्डर्स की भी बात सुन रहे हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीओडी। बीओडी का काम क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं आपको याद दिला दूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who have been appointed or elected by the shareholders and they are the middlemen between the managers as well as the shareholders. So इनका मेन काम क्या है? शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नंबर 2, सीनियर मैनेजर्स कौन कौन होंगे उनको अपॉइंट करना, उनको हायर करना, उनको फायर करना, उनको सेट करना, मतलब उनकी कॉम्पेंसेशन सेट करना, कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन के ऊपर में ध्यान रखना, एंड कंपनी कैसा कर रही है उसको मॉनिटर करना। सो पीएल, बैलेंस शीट, इन सब के ऊपर में भी इनकी साइनिंग रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ और भी पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स एंड ये मैनेजमेंट को ओवरसी करते हैं, ये सीईओ को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये इनमें इनसाइड और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इनसाइड आर दोस्त जिनको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव करके हमने पढ़ा है। सो एनीबडी हु इज आल्सो अ डायरेक्टर एंड आल्सो अ मैनेजर, देन दैट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसको आप इनसाइड डायरेक्टर कह सकते हैं, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ डायरेक्टर्स हैं, उनको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस जो होती है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी मानी जाती है। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, हैविंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इज मच बेटर। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर करते हैं डायरेक्टर इंडिपेंडेंस एंड बोर्ड डाइवर्सिटी। इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज भी इस तरह के रिक्वायरमेंट्स रखता है आपके सामने कि भाई आपके बोर्ड के कंपोजिशन में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर में भी बात रहती है। डायरेक्टर्स को ऑब्वियसली अच्छे से काम करना चाहिए, वो तो बात है ही। यूएस और यूके में सिंगल टियर बोर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यूरोप में 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जहां पे एक सुपरवाइजरी बोर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बोर्ड can be elected once or through staggered election, balancing continuity and shareholder control, may be elected all at once or through staggered elections. So staggered elections क्या होते हैं? जहां पे you cannot replace the entire board in a single moment. You can replace a part of a board but you cannot replace the entire board. इससे क्या होता है? आपको शेयर होल्डर कंट्रोल वगैरह थोड़ा बेटर मिलता है, शेयर होल्डर्स के पास में कंपनी का कंट्रोल थोड़ा बेहतर रहेगा, माइनॉरिटी के लिए ज्यादा बेटर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट अप इज इंटरेस्ट ऑफ सेवरल ग्रुप्स। इसमें एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे कि किसको क्या चाहिए कंपनी से। सो अगर हम सीनियर मैनेजर की बात करें तो सीनियर मैनेजर्स वुड वांट कि वो कंपनी में लगातार एम्प्लॉयड रहे। नंबर 2, उनको कॉम्पेंसेशन ज्यादा से ज्यादा मिले, ये सीनियर मैनेजर सोचते हैं। एम्प्लॉयज भी ये चाहते हैं कि कंपनी सदाबहार चलती रहे, कंपनी सक्सेसफुल रहे और कंपनी के साथ साथ उनकी एम्प्लॉयमेंट बनी रहे। क्रेडिटर्स ये चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो क्रेडिटर्स को टाइमली पैसे मिलेंगे। सप्लायर्स ये चाहते हैं कि ऑनगोइंग रिलेशनशिप रहे विद द फर्म एंड फर्म ओवरऑल सॉल्वेंट रहे। यहां जब मैं सप्लायर्स की बात कर रहा हूं, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है कस्टमर्स, वो कंपनी की स्टेबिलिटी में मानते हैं, क्योंकि कस्टमर्स अल्टीमेटली कंपनी के साथ खुद को देखते हैं, ब्रांड लॉयल होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कंपनी चालू रहे। एंड गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स तो भैया वो टैक्सेस के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, सो दे वुड वांट कि आप प्रॉफिट जनरेट करते रहो और गवर्नमेंट को टैक्स भरते रहो। सो ये है डिफरेंट डिफरेंट सेवरल ग्रुप्स जिसके जो भी इंटरेस्ट हैं वो आपके सामने रख दिए गए हैं। जाहिर सी बात है इन इंटरेस्ट में क्या लड़ाई हो सकती है, उन्हीं को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट लर्निंग मॉड्यूल हियर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट ESG। व्हाट इज E? E इज एनवायरमेंटल, S इज सोशल एंड G इज फॉर गवर्नेंस फैक्टर्स। क्या इन सब की केयर करना जरूरी है? द आंसर इज अ बिग यस, आज के जमाने में जरूरी है। ये जो ESG है, इनको आप पहले एक्सटर्नल कॉस्ट बोल करके इग्नोर कर देते थे, खास करके एनवायरमेंटल और सोशल को। गवर्नेंस फैक्टर्स को फिर भी कंसिडर किया जाता था, बट एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता था, एक एक्सटर्नलिटी माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब विथ टाइम इनको कंसिडर करने लगे हैं इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एज वेल एज कंपनीज भी इसका काफी ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रीट किए जाते हैं एज कॉस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इस कॉस्ट को खुद बियर करती है, ये मानती है। ESG में आप एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स तीनों को अपने डिसीजन मेकिंग में लेकर के आते हैं। अगर आप एक स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे और सबका साथ में सोचेंगे ये कंपनी ओवरऑल क्या
सिग्निफिकेंस छोड़ती है ऑन द सोसाइटी, ये कंपनी क्या सिग्निफिकेंस छोड़ती है ऑन द एनवायरमेंट, एंड ओवरऑल गवर्नेंस इसकी कैसी है, सब देख करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ईएसजी कंप्लाइंट माने जाएंगे। अब ये समझिए इस चीज को। सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कई बार कई इन्वेस्ट नहीं करते, आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज वो सोशली सही नहीं है, वो सिन गुड्स बनाती है, इसलिए वो सोशली सही नहीं है। सिमिलरली आप लीकर प्रोड्यूसिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द सेम सोशल रजीम। एनवायरमेंटल को देखते हुए आप केमिकल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट को डैमेज करती है। वहीं पे कई ऐसी कंपनीज होंगी जो कि एनवायरमेंट डैमेज नहीं करती है केमिकल बनाते हुए भी, तो शायद आप उनको फेवर करेंगे, तो भी एक फैक्टर होता है। एंड अल्टीमेटली गवर्नेंस तो आता ही है, जहां पे आप ये देखना चाहेंगे कि कंपनी ओवरऑल गवर्नेंस उसकी अच्छी है, कंपनी के अंदर बदमाशी नहीं है, कंपनी के अंदर कोई बैड प्रैक्टिसेस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को हमेशा से ही ध्यान रखा गया था। हिस्टोरिकली एनालिस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर तो हमेशा ध्यान रखते थे, सभी लोग मैनेजमेंट की ओवरऑल जो ट्रूथफुलनेस है उसको कंपेयर हमेशा करते थे, लेकिन जहां तक बात है अबाउट सोशल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उनके ऊपर थोड़ी चर्चा कम रहती थी। अब बोलते हैं ईएसजी फैक्टर्स मेजरेबल भी हो गए हैं, फाइनेंशियली ज्यादा मटीरियल भी हो गए हैं, एंड अब ये सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं रहे। तो विद द चेंजिंग टाइम्स, विद द चेंजिंग एनालिसिस, नाउ इवन ईएसजी फैक्टर के ऊपर में ऐसे ऐसे क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव मेजर्स बना दिए गए हैं, जो कि मेजर करके ये बता सकते हैं कि कोई कंपनी ईएसजी कंप्लायंट है कि नहीं। ईएसजी किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्म की वैल्यू को इंपैक्ट करता है, एंड इन्वेस्टर्स भी आजकल इसको काफी देख रहे हैं, एंड रेगुलेटरी प्रेशर भी काफी ज्यादा है ईएसजी को लेकर के। एनवायरमेंटल रिस्क किस तरह से बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मान लो कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे फिजिकल या फिर ट्रांजिशनल रिस्क जनरेट हो सकती है, तो दैट कैन change the structure of the business, it can change the future course of the business। इसी तरह रेगुलेटरी पेनल्टीज हैं जो कि कंपनी के ऊपर अगर फोर्स हो जाएं तो उससे क्या कंपनी के अस्तित्व पे प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी चेक किया जा सकता है। तो ये सब आप उस तर्ज पे कंपेयर कीजिए, केमिकल कंपनी को इमेजिन करके लीजिए। एक केमिकल कंपनी क्या क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है? द आंसर इज यस। तो क्या उसके वजह से कंपनी में कोई चेंज आ सकता है? एकदम आ सकता है। वी विल टॉक अबाउट ट्रांजिशन रिस्क इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में बात करेंगे इसके ऊपर में। सो यस, वो चेंजेस आ सकते हैं, कंपनी माइट बी फोर्स्ड टू शिफ्ट इट्स ऑपरेशन फ्रॉम कार्बन एमिटिंग कंपनी टू अ कार्बन फ्री कंपनी, हो सकता है ऐसा। तो अगर ऐसा होगा तो उस तरह की रिस्क हमारे सामने आएगी। दूसरा, अगर आप एनवायरमेंट पोल्यूट कर रहे हैं तो रेगुलेटर आपके ऊपर लंबे चौड़े फाइन्स लगा सकता है, अल्टीमेटली दैट विल बी चार्ज टू द कंपनी, इससे कंपनी की वैल्यू डिग्रेड होगी, डिटोरिएट होगी। सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क। क्या इन सब चीजों को देखते हुए यू वुड वांट टू डू ईएसजी कंप्लायंस? द आंसर इज यस। नेक्स्ट है सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स, जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी, रेपुटेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क, सारी चीजों पे इंपैक्ट करते हैं। मैंने काफी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दिए जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने को बोला है कि जितने भी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं वो जो होते हैं वो एसेट्स विच विल लूज वैल्यू और विल बिकम अनस्टेबल ड्यू टू रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी और मार्केट चेंजेस ड्यू टू ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी, जिसको हम ट्रांजिशन रिस्क भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड ऑफ विद अ फैक्ट्री, लेकिन ये फैक्ट्री जो था वो एक नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट इज नॉट कंप्लायंट। नए स्टैंडर्ड्स आ गए जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए नए स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, तो वो फैक्ट्री एकदम बेकार हो जाएगी। ये ऑटोमोबाइल का अच्छा एग्जांपल लिया जा सकता है। आज BS4 से रिलेटेड कोई भी मशीनरी किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के पास में है तो वो कोई काम की नहीं रही, बिकॉज BS4 तो बहुत टाइम पहले डिसकंटिन्यू हो चुका है। सो अब BS4 से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। सो BS4 इज नो लॉन्गर अ टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, एंड ऑब्वियसली इट कुड बी एन ऑब्सोलीट आइटम फॉर अ कंपनी अगर ये ट्रांजिशन इस तरह का कोई हो जाए, तो इसको हम ट्रांजिशन रिस्क के अंदर कवर करते हैं। मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। नेक्स्ट है, हमको क्या एनालाइज करना चाहिए इन सारी चीजों को? यस, वी नीड टू एनालाइज द कैश फ्लोज, डिस्काउंट रेट, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस, एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद द ESG फैक्टर्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी अपनी कंपनी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्क टू इक्विटी इन्वेस्टर्स, भाई अपने लिए सबसे बड़ी रिस्क तो है अपने शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है जो कि लाई करती है शेयर प्राइस में, उसमें फॉल आ जाए तो इट कुड हैपन। या फिर में डेट होल्डर्स को जो नुकसान है वो ये है कि अगर क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड हो जाए तो क्रेडिट्स कैन बिकम एक्सपेंसिव, या फिर में आगे जाकर के कोई फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी इशू भी आ सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के भी डेट होल्डर्स थोड़े घबराए रहते हैं। सो दीज वेर आई वुड से अ फ्यू पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है व्हेन इट कम्स टू ESG प्रैक्टिसेस। आजकल बहुत बजिंग एरिया है, एंड जाहिर सी बात है बिकॉज इट इज बजिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट। सो ये थे अपने 3 लर्निंग आउटकम्स, हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए। ये सेकेंड लर्निंग मॉड्यूल था।
with regards to investors and other stakeholders which we have completed, and I hope you have been greatly benefited out of it. अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज। एज यूजुअल ये पूरा का पूरा नोट्स आपको नीचे टेलीग्राम की हमारी एक ग्रुप है, चैनल है, उसमें मिल जाएगा, आप जाकर के उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू कैन डाउनलोड ऑल दीज नोट्स फॉर फ्री। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।